Study Plexity JPSC and BPSC. हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका स्टडी प्लेक्सिटी के जेपीएससी बीपीएससी चैनल पे। और आज बारी है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री जो कि जनरल साइंस का हिस्सा है और 10th लेवल तक की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, जिसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं। और इस वाले क्लास में हमने उन्हीं टॉपिक्स को उठाया है, जैसे एसिड्स एंड बेसिस, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे फूड, मिनरल्स और ड्रग्स या मेडिसिन। और जो चौथी चीज़ है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये बात भी पता है कि बीपीएससी में 25 से 30 सवाल जनरल साइंस के होते हैं, और ये लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा रिवीजन किया जो कि आपने 8th 9th 10th के साइंस में पढ़ा है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ें। और पहला सवाल है, और मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके साथ हम ड्रग्स, मेडिसिन, फूड, मिनरल्स और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स, इनको देखेंगे। देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमन सॉल्ट। ये कुछ सॉल्ट्स का नाम दिया गया है और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बेकिंग सोडा के बारे में है। बेकिंग सोडा इज केमिकली सोडियम कार्बोनेट। केमिकली सोडियम कार्बोनेट है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। देखते हैं। वॉशिंग सोडा is prepared by recrystallization of सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करके, मतलब उसमें पानी ऐड करके, वाटर का एडिशन ही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तीसरा क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहली बात कि बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और ये जो लिखा है यहाँ पे वो Na2CO3 है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा ये है। ये जो Na2CO3 है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश। बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा फायर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा इसके साथ साथ बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर में भी, बेकिंग पाउडर तो एक सॉलिड फॉर्म है, इसके पानी को निकाल के डिहाइड्रेट करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है सर? वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, जो कि यही चीज है। सोडियम कार्बोनेट जो आपके पास लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर क्या देता है? Na2CO3 प्लस 10H2O आपको देता है Na2CO3.10H2। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट भी कहते हैं। डीकाहाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, वही आपका वॉशिंग सोडा होता है। इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हाँ जी, सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश को रिक्रिस्टलाइज किया गया, मतलब उसमें पानी, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए और उससे जो मिला हमें, यही आपका वॉशिंग सोडा है, जो कि आपका ये स्टेटमेंट है। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जी बिल्कुल सही, यही बात है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर। वॉशिंग सोडा जो है, मतलब Na2CO3 10H2O एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी में इसको घोल दिया गया। बहुत ज्यादा पानी में H2O एक्सेस है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हमेशा कि बहुत ज्यादा पानी में घोला हुआ है। जब इसे बहुत ज्यादा पानी में घोल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaOH। NaOH मिलता है और पानी मिलता है। NaOH मिलता है, और यही जो NaOH है, ये NaOH आपको अगर पता हो कि NaOH इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और OH माइनस, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक साइंस पढ़ा है तो आपको पता है कि OH या हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी चीज को बेस बना देता है, बेस बनाता है। बेस, बेसिक, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, क्षारीय जिसे कहते हैं। मतलब एक होता है क्षारीय, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज है इसके पास, OH के पास। तो जितनी सारी चीजें हैं, मैं एक बार ये रिवाइज करा दूं आपको। यहाँ पे, यहीं पे बोर्ड पे लिख देते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है सर? बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आप कॉपी में लिखते चले। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। कहाँ कहाँ यूज होता है सर इसका? यूजेस क्या है इसके? बेकिंग पाउडर में यूज है,
एक तरीके का एंटासिड है, मतलब आपको अगर एसिडिटी हुई है तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर पानी में घोल के पी सकते हैं, और इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। 3 चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला इंफॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन से। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है सर? Na2CO3.10H2O। कैसे बनता है? बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है सर सोडा ऐश। तीसरा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि वॉशिंग सोडा मतलब कि वो जो लिखा है वहां पे Na2CO3.10H2O को जब हम एक्सेस वाटर में घोल दें, तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो यहाँ में मैंने लिखा है, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है वो है OH माइनस। OH माइनस के मिलने से ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो किस तरीके का बिहेव करता है? बेसिक, यानी बेस की तरह बिहेव करता है। तो इस सवाल से आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, इसको कॉपी में नोट करें ताकि इससे जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके सामने दिखाई दे तो आप उसको बनाने में सक्षम हो। आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय, पहला स्टेटमेंट है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 के, ठीक है, 373 केल्विन। मतलब कितना हो गया सर? 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। सर कैसे हो गया ये? समझ नहीं आ रहा है। आएगा समझ में, आएगा आपको समझ में। 100 मैंने यहां जोड़ा, 100 यहां जोड़ा, तो 373 केल्विन का सीधा मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। 100 डिग्री, ये सवाल है, ये स्टेटमेंट है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 के। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है? जिप्सम है। और सवाल क्या है आपका कि इसी जिप्सम को अगर हीट दिया जाए, और ये हीट का साइन होता है केमिस्ट्री में, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको उनको सबने पढ़ा है, 10th तक तो सबने पढ़ा है, तो ये एक्सक्यूज तो देना ही नहीं है कि सर हमें तो आता नहीं, हम तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉमर्स पढ़ते थे, हम फलाना पढ़ते थे। 10वां तक आपने सब कुछ पढ़ा है। अगर इसे हीट किया जाए कितने पे? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। सही बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, और इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसे जैसे ही हीट किया जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। ये आपका जिप्सम है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ध्यान से याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसका दूसरा नाम लिखने की कोशिश करें हम, तो ये क्या है? ये है कैल्शियम सल्फेट, और कितना पानी है यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। 2 को डाई बोलते हैं। डाई का मतलब, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, हेमी का मतलब हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट डाईहाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसी वजह से इसका नाम डाई पड़ा। ये क्या है? ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसीलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आते हैं सवाल। सवाल क्या है? सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। यस, इट इज ट्रू, यहीं से हमें दिखाई दे रहा है। सही। केमिकली इट इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो डाईहाइड्रेट तो नहीं है, डाईहाइड्रेट तो जिप्सम होता है, तो ये क्या है? ये हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दूसरा वाला गलत, यानी सिर्फ एक नंबर सही। आप सवाल को और गौर से देख ले। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जी हाँ मिलता है। केमिकली इट इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, नहीं, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट है ये सब।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये वैसी केमिस्ट्री की चीजें हैं जो कि आप जनरल पर्पस में, जनरल आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एग्जामिनर भी इन्हीं चीजों पर हिट करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने, अब आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, कितने पे गर्म करेंगे जिप्सम को कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ 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 करते हैं हम लोग, यूसेज क्या क्या है, यूज क्या क्या है। सबसे पहले फ्रैक्चर कास्ट बनाने, फ्रैक्चर कास्ट आपने देखा होगा, किसी की टांग हाथ टूट गई है तो कास्टिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑर्नामेंटल यूसेज है, और इसके साथ साथ टूथ इंडस्ट्री में यूसेज है, दांत की इंडस्ट्री में यूज है। इसके साथ साथ ये आपको कुछ मॉन्यूमेंटल या स्टैचूज बनाने में भी मदद करता है, स्टैचूज बनाने में भी मदद करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। आगे बढ़ेंगे, जो जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं कृपया अपने कॉपी में लिख लें, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से जुड़ा कोई सवाल आपसे छूटे नहीं। रिगार्डिंग द एसिड बेस इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहली चीज जो पूछी जा रही है आपसे कि फेनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, ये बात सही है, ठीक है। देखिए, कोई चीज एसिड है, अम्ल है, अम्ल का मतलब हिंदी में एसिड है, या क्षार है मतलब बेस है, इसको पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि उस इंडिकेटर की मदद से आप ये पहचान लेंगे कि डब्बे में रखा सामान, फ्लास्क में रखा सामान एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक का मतलब क्या कि पीएच वैल्यू जो है उसकी 7 से कम है, बेसिक क्या कि पीएच वैल्यू उसकी 7 से ज्यादा है। लेकिन आप पीएच कैसे नापेंगे, पीएच तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। जो सबसे कॉमनली यूज इंडिकेटर है उसे हम कहेंगे लिटमस पेपर। मैं एक काम करता हूं, आपको समझा देता हूं अलग से इसको। टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस, एसिड का मतलब पीएच लेस देन 7 और बेस का मतलब पीएच जो है इसका ग्रेटर देन 7, वी नीड इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है हमें, जो हमें आसानी से बता दे कि ये अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। तो सबसे जो कॉमनली यूज्ड है उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस है तो एसिड में जाके वो रेड बन जाता है, ब्लू लिटमस एसिड में जाके रेड बन जाता है और बेस में जाके ब्लू बन जाता है। फेनोप्थलीन जो यहाँ पे आपके एग्जाम पेपर मतलब क्वेश्चन में है, फेनोप्थलीन जो है एसिड में कलरलेस रहता है, कलरलेस, और बेस में जाकर पिंक बन जाता है, ये भी सही है। अब एक और इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालेंगे तो वो भी रेड हो जाता है, और जब आप बेस में डालेंगे तो ये येलो हो जाता है, येलो हो जाता है। अगर आपको ये चार्ट याद है तो अगर आपसे एसिड बेस और उसके इंडिकेटर के बारे में कुछ पूछा जा रहा है तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। ये क्या है सर, ये इंडिकेटर्स है, उसे एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, रेड और येलो। ये चार्ट, ये बॉक्स अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एसिड और बेस के इंडिकेटर से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये बनाने में सक्षम हो। उम्मीद है कि आप समझ गए। सवाल पे आते हैं। फेनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक। यस, इट इज करेक्ट। सही जवाब, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस एंड येलो उल्टा कर दिया सर, तो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। इसीलिए हम सिर्फ ओनली वन, मिथाइल ऑरेंज रेड इन बेसिक नहीं, रेड इन एसिडिक और येलो इन बेसिक, ये उल्टा कर दिया, ओनली वन इज करेक्ट। आइए, पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, टूथ का डिके, दांत जो है आपका डिके करने लगता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ का पीएच है, माउथ में भी बहुत सारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, सलाइवा होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और आपको पता है कि फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि टूथ का डिके जो है वो शुरू हो जाएगा अगर आपके मुंह के अंदर का जो पीएच है, पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी का स्टिंग, इंजेक्ट अ माइल्ड बेस इनटू द स्किन व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा। इसका कहना है कि बी, अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है
और उसका जो स्टिंग है उसकी वजह से स्किन के अंदर एक बेसिक मतलब कि क्षारीय पदार्थ आपके चमड़े के अंदर घुसा दिया जाता है और उससे सुधारने के लिए आपको बेकिंग सोडा रगड़ने की जरूरत है। समझिए इस चीज को। उसके बाद तीसरी चीज ये कह रहा है, अब देखेंगे ये सही है कि गलत है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन विदाउट हार्मिंग द स्टमक। समझते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट। पहला चीज जो ये कह रहा है वो है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ। टूथ का डिके, टूथ डिके। सबसे पहले टूथ किसका बना हुआ है? बना है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे ही एक एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है, एसिडिक का मतलब कि 7 से नीचे तो सारी चीजें एसिडिक है, लेकिन 5.5 के नीचे एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन यानी आपके माउथ का बढ़ गया है। आपके माउथ का एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। कैसे बढ़ता है? जब आप स्वीटनिंग एजेंट्स खाते हैं, जब आप कुछ मीठा खाते हैं, जब आप स्वीट्स लिख देता हूं मैं, स्वीट्स खाते हैं और इस पर बैक्टीरिया का प्रभाव होता है तो आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम होने की संभावना है। अगर आपने ये कुकर्म कर लिया कि मीठा खाया, मुंह नहीं धोया, ब्रश करके नहीं सोए और मुंह में चॉकलेट्स खाए और मुंह में बैक्टीरिया की वजह से, मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सारी चीजें होती हैं। बैक्टीरिया जो है स्वीट्स पे एक्ट करती हैं, कुछ मीठा अगर आपने खाया है तो उस पर एक्ट करती हैं और आपके माउथ का पीएच जो है उसे घटाकर 5.5 से नीचे ले जाती है। अगर 5.5 से नीचे चला गया तो 5.5 से नीचे जाने पर ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है सर, जो कि आपके दांतों का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसी से आपका दांत बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट टूटने लगता है और कैल्शियम जो है आपके दांत में वो डिसॉल्व होने लगता है, वो खोखला होने लगता है और टूथ का डिके, दांत का डिके होने लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि टूथ का डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है बी स्टिंग। बी स्टिंग इंजेक्ट अ माइल्ड बेस। बी, एक चीज ध्यान रखिए, बी का स्टिंग हो या तो रेड एंट हो, वो जब लाल चींटी आपको काटती है या मधुमक्खी आपको काटती है तो आपके बॉडी में एक एसिडिक चीज इंजेक्ट करती है, एसिडिक, इस और उसी लिए आपको थोड़ा सा पेन भी होता है। और जो एसिड इंजेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड या और इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला क्या है? HCOOH। ये आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है और अगर एसिड है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर अम्ल है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्षार की जरूरत पड़ेगी। तो क्षार हम कौन सा लगाते हैं? सोडियम बेकिंग सोडा जो है वो, उसमें एक बेसिक क्वालिटीज है, मतलब बेसिक एल्कलाइन क्वालिटीज हैं, वो बेस की तरह काम करता है, क्षारीय पदार्थ है। तो अगर आप उसने उस पर रब किया है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा है यहाँ पे? माइल्ड बेस। बेस तो इंजेक्ट करता ही नहीं है, क्या इंजेक्ट करता है? एसिड इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड और बी का स्टिंग। ठीक है। और देखिए लाल जो चींटी होती है, जो फॉर्मिक एसिड या बी का जो स्टिंग है, आपने देखा होगा कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें मधुमक्खी ने काट दिया है तो उनका जो पहला रिफ्लेक्स होता है, मान लेते हैं हाथ में मधुमक्खी ने काट दिया तो वो अपने मुंह से उसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी राहत लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या उनको कोई तकलीफ होती है? कुछ होता है क्या? कोई जहर तो है नहीं वो, पहली चीज। अगर उसमें पेन है, बस पेन क्यों है? क्योंकि एसिडिक है। एसिड तो हमारे पेट में भी है। तो आप लाल चींटी को अगर खा भी लें, आपकी खाने में लाल चींटी, कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं। उससे भारी भरकम एसिड ऑलरेडी हमारे पेट में, बहुत माइल्ड सा एसिड है, बहुत माइल्ड एसिड है, इससे कुछ नहीं होता, दर्द होता है बल्कि थोड़ा सा स्किन के अंदर, मसल में थोड़ा सा पेन हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उस पर थोड़ा सा बेस रगड़ लेंगे तो वो ऐसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो सकता था अगर यहाँ पे एसिड होता, क्योंकि इसकी वजह से एसिड का इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन गलत हो गया क्योंकि इसने बेस लिख दिया सर यहाँ पे। तो तीसरी चीज है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो से एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, डाइजेशन जो है प्रॉपर होता है। तो ये भी सही है, 1 और 3 सही है सर, और बाकी दूसरा नंबर गलत। क्यों गलत? क्योंकि बी स्टिंग से और उसके साथ मैंने एडिशनल आपको बताया रेड एंट से, दोनों से एक ही एसिड सिक्रीट होता है जिसे हम मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला HCOH है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कि कार्बन के ग्रुप का एसिड है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। बहुत सारी बातें करेंगे कभी, बस इतना ही आप समझे तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी। और टूथ का डीके भी आपको मैंने बताया। टूथ का डीके क्यों होता है? क्योंकि आपका माउथ एसिडिक हो जाता है। माउथ एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि जो आप मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ शुगर तो होता ही है। तो शुगर खाया, ब्रश नहीं किया, सो गए, बैक्टीरिया ने आपके मुंह को एसिडिक बना दिया। एसिडिक इन्वायरमेंट में
अगर आपके मुंह का वातावरण एसिडिक हो चुका है और आपके दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट एसिडिक इन्वायरमेंट में डिके करने लगता है, कैल्शियम घुल के बहने लगते हैं, आपके दांत में जो कैल्शियम है वो टूटने लगता है और आपका दांत डिके करने लगता है। यही चीज थी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर इज आर करेक्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है, एक फेवरेट टॉपिक है। क्या है सर इसमें? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या होता है सर? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। और स्लेक्ट लाइम, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इसका कहना है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ये बनता है CaOH इक्वल टू, मतलब कि ड्राई स्लेक्ट लाइम को, इसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ये है स्लेक्ट लाइम। इस पे अगर क्लोरीन पास कराया जाए तो हमें मिलता है CaOCl2 और यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कथन बिल्कुल सही है और इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। तो दोनों चीजें तो हमने देखी ली। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इससे हम डिसइंफेक्ट करते हैं, इससे हम ब्लीच करते हैं, इससे हम टेक्सटाइल वॉशिंग करते हैं, इससे हम क्लोरीन का प्रोडक्शन करते हैं, क्लोरीन गैस का कैसे करेंगे वो सारी चीजें भी। मैं आपको थोड़ी सी और एक बात बताऊं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर आपने हर किसी ने घर में इस्तेमाल किया होगा, आज नहीं कल, कभी ना कभी। जहां पे ड्रेनेज है या जहां पे आपका बाथरूम है, वहां पे ऐसा देखा जाता है कि पानी के जमावड़े की वजह से फर्न्स डेवलप होने लगते हैं। तो उसमें अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो साफ हो जाता है। बहुत बार दीवालों पर भी सब्ज लाल सब्ज मतलब ये जो क्रीपर्स हैं, जो लताएं हैं उस तरीके से, तो उस पे भी फर्न डेवलप होने लगता है। अगर आप उसको ब्लीचिंग पाउडर उस पर छिड़क दें तो वो साफ हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को खुले में छोड़ दिया, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा बंद डब्बे में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को जैसे ही आपने खुले में छोड़ा तो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से, ये है सर ब्लीचिंग पाउडर, ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कुछ नहीं बल्कि चूना पत्थर है। दिस इज नथिंग बट लाइमस्टोन, और इसमें कोई ब्लीचिंग क्वालिटीज नहीं है। तो अगर आपने अपने ब्लीचिंग पाउडर के डब्बे को खुला छोड़ दिया और एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बस चूना का ढेर बन के रह जाएगा, उसमें ब्लीचिंग क्वालिटीज कुछ भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ये जब बनता है और फ्री क्लोरीन रिलीज हो जाता है, तो आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत बार लोग इसमें फंसते भी। क्या होता है कि वॉशरूम में गए, बाथरूम में गए और ब्लीचिंग पाउडर से आज मन बना लिया है कि एकदम धो देंगे, सफाई कर देंगे, एकदम उसे इतना चमका देंगे कि अपनी शक्ल भी हमें फर्श पे दिखे। अब उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर डाला और बाथरूम में जाहिर बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, हर जगह होता है, हर जगह एटमॉस्फेयर में होता है, बाथरूम में भी होगा। वैसे ही ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और अपना एक्शन भी कर रहा है, सफाई भी कर रहा है, डिसइंफेक्ट भी कर रहा है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो चूने में बदल जाता है और चूने के साथ साथ फ्री क्लोरीन रिलीज कर देता है। तो आपने ऐसे इंसिडेंसेस भी सुने होंगे या देखे होंगे या खुद भी शायद एक्सपीरियंस किया हो कि अगर बंद बाथरूम में आपने ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया और वहीं बैठ के सफाई करने लगे तो आप नॉजिएटेड फील करने लगते हैं, आपको चक्कर आने की संभावना है और ये फेटल भी हो सकता है। अगर ये जो किसकी वजह से, चूने की वजह से, क्या चूने से कुछ, चूना तो जमीन पे पड़ा है, लेकिन चूने के साथ ये फ्री क्लोरीन जो है वो हवा में उड़ने लगा और आपके श्वास में जाने लगा और आप इससे थोड़े परेशान हो सकते हैं, नॉजिएटेड हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ज्यादा बंद कर दिया आपने अपने आप को 2-3 घंटे तो आप फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतनी सारी कहानियां हमने समझ ली। ब्लीचिंग पाउडर को हवा में, अगर डब्बे को बंद करके रखें, जब छिड़कना है छिड़क दे, खुले में छिड़के ताकि क्लोरीन अगर उड़े भी तो उड़ जाए। बंद में छिड़केंगे, जो क्लोरीन उड़ेगा वो आपकी नाक में जाएगा। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर।
खुले में छोड़ेंगे तो चूना पत्थर और क्लोरीन में तब्दील हो जाता है। और केमिकल फॉर्मूला ये है, बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर बनता ऐसे है, स्लेट लाइम इसे कहते हैं। ये OH2 को, इस पर क्लोरीन अगर आप पास कराएं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। आगे बढ़े। ठीक, टैमरिंड पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एसिड। जो चीजें प्राकृतिक रूप से पाई, मतलब जो अम्ल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनके बारे में सवाल है। सवाल क्या है, आपको मैच करना है कि कौन सा सही मैच है। टामरिंड जो है, टामरिंड यानी इमली, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, टार्टरिक एसिड होता है और यही एसिड ग्रेप्स में भी होता है। दूसरा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। जी बिल्कुल होता है, और थोड़ा सा इसमें टोमेटो में साइट्रिक एसिड भी, कम मात्रा में, लेकिन टोमेटो में ऑक्सैलिक तो होता ही है, इसके साथ साथ साइट्रिक एसिड भी होता है। एंट के स्ट्रिंग में, एंट अभी बताया आपको, लाल चींटी ने आपको काटा, तो उसके स्टिंग में क्या होता है, लैक्टिक, जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं होता। इसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कुछ और चीजें देख ले, लेमन में क्या होता है, सुना होगा आपने, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। और दही में क्या होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है, विनेगर सुना है आपने, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एंट का स्टिंग तो देख ही लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग अम्ल है, मतलब प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जो अम्ल पहले से मौजूद हैं वो सारी चीजें हैं। देख ले, नोट भी कर ले, टामरिन टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड और थोड़ा बहुत साइट्रिक। लेमन में सर साइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एंट का जो स्टिंग है, उसका जो डंक है, उसमें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ा हमने, HCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आइए सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस का सवाल है, तो प्रोसेस है ये, क्या प्रोसेस है भाई, इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रोड लगा के किसी सोल्यूशन को तोड़ देना, उसके पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस, ठीक, ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या ब्राइन। तो क्या होता है, ब्राइन होता क्या है, ब्राइन होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन को, NaCl को, बहुत सारे पानी में घोलते हैं। जब भी आप एक्वस शब्द देखें तो हमेशा समझ जाना है कि बहुत सारा पानी, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है, बहुत सारा पानी में डाल दिया, तो इससे मिलता है हमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो क्या क्या निकलता है इस प्रोसेस से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। तो क्लोरीन तो निकल रहा है, हाइड्रोजन तो निकल रहा है, तो आप समझेंगे कि हाँ भाई ये तो हो रहा है इसमें। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फंसने वाली चीज है वो ये है कि क्लोरीन गैस जो है वो कैथोड पे नहीं, वो एनोड पे बनता है, और हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे नहीं, वो कैथोड पे बनता है, ठीक है। एनोड क्या चीज होती है, एनोड वो चीज होती है जिस पर एनायंस आते हैं, एनायंस आते हैं। या और बेहतर समझने का तरीका क्या है कि एनोड वो चीज है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। कहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन कर सकता है, जिसके पास एक्सेसिव रहेगा वही तो, जिसके पास उतना ही है जितना उसको जरूरत है, उसके जरूरत का इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज क्या करेगा, मेरे जेब में उतने ही पैसे हैं जितना मेरी जरूरत है, तो मैं लूज कैसे करूंगा, मेरे जेब में ज्यादा पैसे हैं तो मैं कहीं जाके दे दूंगा। तो क्लोरीन, आपको पता है कि क्लोरीन एक आयन की फॉर्म में रहता है, Cl माइनस, क्लोराइड आयन। माइनस का मतलब क्या है, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संभावना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संभावना है, तो ये कहां पे जाएगा सर, ये जाएगा एनोड। उसी तरीके से हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है,
तो ये कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए और ये संतुष्ट हो जाए, तो ये जाएगा कैथोड। तो एनोड एनोड कौन सी जगह होती है? एनोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा सकता है, और कैथोड वो जगह है, कैथोड इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कैथोड को समझने के लिए, कि कैथोड वो जगह है जहां पर कैटायंस आते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा जेनेरिक और जो ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी एनोड कैथोड में, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होना भी बहुत कॉमन है, इसमें कोई घबराने शर्माने वाली बात नहीं है। तो अगर ये डेफिनेशन याद रखा जाए कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब आप इस सॉल्यूशन में दो डंडे हैं, ये वो डंडा है जिसे हम कैथोड कहें, ये वो डंडा है जिस पर एनोड कहें। अगर कैथोड की बात करें तो ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा मुझे, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मैं कहां जाऊंगा? कैथोड पे। एनोड वो जगह है जहां पे मैं जाके अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता हूं, तो मैं जाऊंगा कहां पे? यहाँ। तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मैं कहां जाऊंगा? एनोड पे। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है और मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन तो मैं जाऊंगा कहां पे? कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड। क्लोरीन क्या कैथोड पे आएगा? जी नहीं, क्लोरीन आएगा एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहां पे आएगा? ये जाएगा कैथोड पे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ये सही है स्टेटमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो कहां पे बनेगा? ये बनेगा जाके कैथोड के नजदीक, कैथोड के नजदीक जाके ये बनेगा। ये और ये पूरा रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये रिएक्शन क्लोरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे ब्राइन भी एक बहुत जरूरी शब्द है केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए, इस तरीके के जनरल साइंस के लिए। ब्राइन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन। अगर आप नमक को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में बनाएंगे तो उसे हम ब्राइन कहते हैं। एक्वस का मतलब क्या? जब भी एक्वस की बात हुई तो किसी चीज को बहुत ज्यादा पानी में घोल देने को एक्वस कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के जा रहे हैं इस बोर्ड से जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सीधा मतलब है कि वाटर ऐड किया जा रहा है किसी चीज। ठीक है, ब्लू विट्रियल कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्लू विट्रियल होता क्या है सर? CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पेंटाहाइड्रेट, इसे ही हम ब्लू विट्रियल कहते हैं, ब्लू विट्रियल। और ब्लू विट्रियल इसे मैं ब्लू से बनाऊं ताकि आपको याद रहे, ब्लू विट्रियल। तो ब्लू विट्रियल कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जी बिल्कुल सही। हीटिंग ब्लू विट्रियल टर्न्स इट व्हाइट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अगर इसी ब्लू विट्रियल को मैं हीट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ CuSO4 मिलता है जो कि व्हाइट होता है, और इसीलिए मैंने इसको व्हाइट से लिखा भी है। ये व्हाइट होता है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल था वो छोड़ दिया इसने। तो ये भी सही, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में क्या क्या चीज है? आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, मतलब चमकदार है। ठीक है, और ये बात सही है, सही, दिस इज करेक्ट। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये भी आपको पता है, सही है। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही गलत है। ये मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल्स हैं, दीज आर मेटल्स बट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए ये एक्सेप्शंस हैं, दीज आर एक्सेप्शंस। एक और इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, और ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर। आगे बढ़े। अच्छा, कौन सा सही कौन सा गलत देखा हमने? 1 और 2 सही, बाकी गलत। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक के बारे में, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही, पुराना सवाल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक, जी बिल्कुल सही। Al2O3 और ZNO ये दो सबसे पॉपुलर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, Al2O3 और ZO, ये दोनों सही, इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
कंसिडर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इस मेटल के रिएक्टिविटी को देखें, क्या क्या है इसमें। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जी बिल्कुल सही, ये बात सही है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर सोडियम को पानी में ऐसे किया जाए तो हमें मिलता है NaOH प्लस H2 और बहुत ज्यादा हीट सिक्रीट होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इस हीट से हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होता है, ठीक है। इस हीट से हाइड्रोजन कैचेज फायर और इसीलिए ये बहुत डेंजरस होता है। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम कैसे रखते हैं? केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है केरोसिन में डुबा के? ताकि वो एटमॉस्फेयर जो हमारे पर्यावरण में मॉइस्चर है उसे रिएक्ट करके फिर यही रिएक्शन बना लेगा। यही रिएक्शन बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो हीट की वजह से फटने लगेगा, आवाज होने लगेगी, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, सही है। आयरन रिएक्ट्स विथ बोथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। आयरन जो है कोल्ड वाटर हॉट वाटर से रिएक्ट करता है ऑक्साइड बनाने के लिए। देखिए आयरन जो है वो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ये स्टीम से रिएक्ट। स्टीम का मतलब जो गैसियस है, जो मॉइस्चर है, तो पानी जो है, जो मॉइस्चर जो गैसियस फॉर्म में है उससे रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है। क्या है बनाता है? Fe मतलब आयरन प्लस H2O, ये बनाता है Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2O, Fe3O4। और रिएक्शन को बैलेंस करना एक चीज होती है, तो हम इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। Fe3O4 बनाता है यहाँ 4H2O और Fe3O4 ही आपका आयरन ऑक्साइड है और कुछ पानी भी साथ में ही पानी साथ में रहता है, हाइड्रेटेड हो जाता है और यही फिर रस्ट के तौर पर आपको दिखाई देता है। तो कोल्ड वाटर हॉट वाटर गलत है। किससे रिएक्ट करता है सर? स्टीम से। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर एंड फ्लोट्स बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। आपने देखा है कभी कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट, घर की मरम्मत चल रही है, घर में व्हाइट वॉशिंग चल रही है, सफेद पुताई जो होती है वो चल रही है और आपने चूना का पत्थर लाया और पानी में डाला तो वो फटने लगता है। क्यों फटता है? क्योंकि चूने के पत्थर में कैल्शियम, TaCO3 जो चूना पत्थर है इसमें कैल्शियम होता है। जैसे ही ये पानी के साथ मिलता है ये रिएक्ट करता है। बहुत ज्यादा बम पटाखे तो नहीं चलते, लेकिन हाँ वो गर्म हो जाता है और उससे बुलबुले छूटने लगते हैं। बुलबुले क्यों छूटते हैं सर? बबल्स ऑफ हाइड्रो और फ्लोट करने लगता है। आपने देखा होगा कैल्शियम जो है ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस। हाइड्रोजन गैस जो है वो सरफेस पे स्टिक कर जाता है और इसी वजह से बबल्स होने लगते हैं। ये भी सही, ये भी सही, 1 और 3 सही, बाकी गलत। About ionic compound, which of the following statements about ionic compounds are correct? They have low melting point and boiling point due to weak molecular forces. यही चीज तो गलत है सर, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई होता है। ये दोनों चीजें हाई होती हैं, इसका मतलब ये गलत। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी गलत। इलेक्ट्रिसिटी वो कभी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कर ही नहीं सकते जब तक ये मोल्टेन फॉर्म में नहीं है या पानी में इनको घोला नहीं गया है, तब तक ये सिर्फ मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये भी गलत है। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उम्मीद है कि आपने ये बात भी समझ गई। आयनिक बॉन्ड जो है बहुत एक दूसरे से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन अगर उन्हें मेल्ट कर दिया गया या फिर उन्हें एक्वस पानी में घोला गया तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पूछा गया है। रोस्टिंग एक प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, और ये जो रोस्टिंग है ये हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर।
किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर के लिए और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दूसरा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए है, और ये कैसे होता है? एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। और रोस्टिंग में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। कैल्सिनेशन में भी एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो रोस्टिंग किसके लिए है? कार्बोनेट के लिए नहीं। रोस्टिंग किसके लिए है? सल्फाइड। और कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एब्सेंस भी, ये भी गलत। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट के लिए, ये भी गलत। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर में। सिनेबार जिसे हम HGS कहते हैं, HGS इज कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। HGS को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। रोस्टिंग का एक जो प्रोसेस है उसका मतलब ही है कि एक्सेसिव एयर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए। एयर का प्रेजेंस का मतलब क्या? कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। जब HGS को यानी सिनेबार को एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगाया जाता है, प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है HGO। ठीक है, तो ये जो बात है वो सही है। और फिर इसको हम थोड़ा सा हीट कर दें, अगर इसे HGO को हीट किया जाए तो हमें प्योर मरकरी मिलता है। तो मरकरी कैसे मिलता है हमें? मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं इस धरती पर? पहले तो मरकरी का ओर पकड़ते हैं। ओर का मतलब क्या है? ये सिनेबार। ठीक है, सिनेबार को लेके आए, सिनेबार को एक्सेसिव एयर में रोस्ट किया गया, और रोस्टिंग की वजह से क्या मिलता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है। इसको हीट किया गया तो प्योर मरकरी आपको मिलता है। किस प्रोसेस से? रोस्टिंग के प्रोसेस। रोस्टिंग क्या प्रोसेस है? मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी ओर में सल्फाइड है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फाइड है इसके पास, इसीलिए रोस्टिंग की मदद से हम इसको कर पाए। सल्फाइड ओर के लिए ही किया जाता है। कैल्सिनेशन क्या है? कार्बोनेट के ओर से, तो आप कैल्सिनेशन कर सकते हैं, और इसमें कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर की जरूरत नहीं है, बंद कंटेनर में किया जाता है, और इसका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका बाई प्रोडक्ट SO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी SO2 बना होगा सिनेबार के केस में। ये सही है, नोट कर लिए, जरूरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट याद रखना है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फाइड और अगर है, उससे कोई मेटल या नॉन मेटल निकालना है, तो आप रोस्टिंग की मदद लेंगे और बहुत सारा हवा देंगे उसको। हवा देने का मतलब ऑक्सीजन देना, उससे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आइए, ब्रास इज एन एलॉय। अच्छा, एलॉयज की बात हो रही है, तो हम एलॉयज के बारे में पहले थोड़ा सा लिख ही लें। सबसे पहला जो एलॉय है वो है ब्रास। जो इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है। ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या होता है सर? कॉपर प्लस टिन। सोल्डर में क्या होता है सर? लेड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। अगर ये बॉक्स आपको याद रह गया तो शायद इसी से कुछ आ जाए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं सवाल पे। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास जो है कॉपर और टिन है सर? नहीं, ये तो ये गलत हो गया। सोल्डर एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। सोल्डर एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, ठीक है, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या लगता है आपको? सोल्डर और एलॉय, आपने देखा है सोल्डरिंग आयरन? सोल्डरिंग आयरन देखा है? उसमें जैसे ही वो लगाता है वो मेल्ट करता है, फिर लाके उसे चिपका देता है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, सही। Consider the following statements regarding corrosion. सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जी बिल्कुल सही है। सिल्वर सल्फाइड जो बनता है, सिल्वर सल्फाइड AgS, और उसकी वजह से ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है, ब्लैक कोटिंग। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्रीन कोट। कॉपर जो है वो रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ ग्रीन कोट। हाँ, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो ये है, CuCO3 प्लस CuOH होल्ड। और कॉपर के बर्तन में आप देखेंगे कि कॉपर का अगर बर्तन आप घर में इस्तेमाल करते हैं, या पुराने बर्तन होते थे पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, तो आप उस पर देखेंगे ग्रीन कोट होता है, वो यही होता है। तो ये भी सही, ये भी सही। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड मॉइस्चर। जी बिल्कुल सही है। रस्टिंग अगर एयर और मॉइस्चर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मॉइस्चर होना चाहिए, पानी का कंपोनेंट होना। ड्राई एयर में रस्टिंग नहीं होती, मॉइस्ट में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि
बरसात के मौसम में ज्यादा रस्टिंग होती है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्वा रीजिया। आपने सुना होगा एक्वा रीजिया एक सोल्यूशन होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि गोल्ड और प्लैटिनम ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सोल्यूशन है क्या? ये सोल्यूशन है 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3, और ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ HCl में सोना डुबाने की, सोना घोलने की कोशिश करेंगे तो आप सोना को नहीं घोल पाएंगे। सिर्फ HNO3 में भी घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घोल पाएंगे। लेकिन जैसे ही 3 पार्ट HCl जोड़ा और उसमें 1 पार्ट HNO3 जोड़ा, नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब जो सोल्यूशन बना उसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं और उसमें गोल्ड घुल जाता है। होता क्या था, बहुत बार आपके घर में कुछ लोग आते हैं कि लाइए आपका सोना, आपके सोने की बाली, आपके सोने के कंगन, उन्हें साफ कर दें। तो करते क्या है, वो अपने हाथ में अपने जो साफ करने का सामान होता है उनके पास, उसमें एक्वा रेजिया मिला देते हैं। तो जैसे ही आपकी चूड़ी, आपके कंगन डाले उसमें, तो अगर वो सोने का है, प्लैटिनम का है, तो वो थोड़ा थोड़ा घुल के उसी में रह जाता है। तो इससे पकड़ा गया कि अच्छा वो ये इस्तेमाल करते हैं एक्वा रेजिया। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही। द रेशियो ऑफ HCl टू HNO3 इज 1:3। नहीं, HCl होता है 3, HNO3 होता है 1, यानी ये गलत है, पहला सही। ठीक है, आगे बढ़ा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्रिजर्वेटिव्स इन। प्रिजर्वेटिव फूड में क्या क्या होता है? सोडियम बेंजोएट बहुत पॉपुलर प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसे हम कहते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। तो सोडियम बेंजोएट और ये दोनों सबसे पॉपुलरली यूज्ड प्रिजर्वेटिव है, जिसे हम जैम में डालते हैं, जिसे हम जेली में डालते हैं, जिसे हम केचप में डालते हैं, जिसे हम पिकल्स में डालते हैं। सॉल्ट एंड शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, सही। बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर, ये गलत। मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज करता है सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट और शुगर जो हम एक्स्ट्रा उसमें डालते हैं अपने जैम में या अपने पिकल के जार में, तो वो क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस है जिसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपका ये जार है, आपने इसमें शुगर डाल दिया बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस में, और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मैं हरे से इससे बनाता हूँ, ये हरा हरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, जो कि सॉल्यूशंस में आ जाते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शरीर में भी शुगर का सॉल्यूशन होगा, थोड़ा बहुत शुगर तो होगा ही। तो जब हम इस पूरे सॉल्यूशन को शुगर ही कर देते हैं, बहुत ज्यादा, ये जो नीला है वो शुगर है मान लीजिए, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में जो शुगर है और ये सॉल्यूशन में जो शुगर है, बताइए कहां पे ज्यादा शुगर है? शुगर कंटेंट इन सॉल्यूशन इज मोर देन शुगर कंटेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो शुगर कंटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कम है, तो उनकी शरीर से शुगर जो है निकल के इनके इस सॉल्यूशन में जाने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो निकल के जाने लगता है। ठीक है, सॉरी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट 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 का मतलब जो भी पानी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में सॉल्यूट कंटेंट कम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो सॉल्वेंट कंटेंट है, मतलब वाटर है, वो खींच के चलाएगा यहाँ पे। तो मॉइस्चर को क्या किया जाता है? सॉल्ट एंड शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर, नहीं, डिक्रीज करता है मॉइस्चर कंटेंट। कैसे? मॉइस्चर कंटेंट उससे निकलकर कॉन्सेंट्रेशन में जाने लगता है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन इन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
और उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें, या जो डिके है उस फूड का, वो बचाया जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस। आगे बढ़ें, और तो क्या हो गया, ये पहला सही दूसरा गलत। फर्स्ट इज करेक्ट, द सेकंड वन इज रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिकल ड्रग्स। एनाल्जेसिक आर यूज्ड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। जी नहीं, ये पेन रिड्यूस करने के लिए होता है। आयोडेक्स से लेके, वॉलिनी से लेके, वो स्प्रे से लेके, वो सारी चीजें एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक्स यूज्ड एज रिलीफ पेन, जी बिल्कुल नहीं। देखिए पायरेक्सिया, अगर आप, पायरेक्सिया जो शब्द है इसका मतलब ही होता है फीवर, तो एंटीपायरेटिक हमेशा फीवर के लिए इस्तेमाल होता है, फीवर के लिए इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, आपको पता है। किसने इजाद किया इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सबसे पुराना एंटीबायोटिक में से है। तो ये तो गलत हो गया, हाँ ये सही हो गया, सॉरी ये सही हो गया, ये दोनों गलत हो गया, 3 ओनली। Consider the following statement about essential minerals in human body. Iron is crucial component of hemoglobin, जी बिल्कुल सही। आयरन जो है हीमोग्लोबिन का क्रूशियल कंपोनेंट है, और आयरन ही है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। आयोडीन डिफिशियंसी लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड, जी बिल्कुल सही। और उसे ही हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, थायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों ही सही। और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमें क्या होता है, गॉइटर। सैकरीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। सैकरीन एक स्वीटनिंग एजेंट है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले ही इसकी खोज कर ली गई थी, डिस्कवर कर लिया गया था। ये दिस इज 500 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, 500 गुना स्वीटर देन शुगर। तो ये सही। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम इज हाईली स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, जी बिल्कुल। ये जैसे ही इसे आप हीट करेंगे दिस ब्रेक्स डाउन। तो एस्पार्टेम का इस्तेमाल करना है किसी चीज को मीठा करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बेवरेजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुक्रालोज जो चीज है इज ए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज एंड स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, जी बिल्कुल। अगर कोई गर्म चीज में आपको उसको मीठा करना है और चीनी नहीं डालना, आपको कोई स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है, तो आप सुक्रालोज का इस्तेमाल करें। तो इसीलिए इसे बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग में इसे इस्तेमाल किया जाता है सुक्रालोज। तो ये चीजें याद रखें। ये भी याद रखें, एस्पार्टेम जब भी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड बेवरेज, किसी भी ठंडे पदार्थ को मीठा करना है और चीनी नहीं डालना चाहते, आप एस्पार्टेम डालिए। किसी मीठे पदार्थ को जो बनेगा, पकेगा, बेक होगा, वैसे चीज को मीठा करना है तो आप डालें इसमें सुक्रालोज। रिगार्डिंग एंटासिड्स, एंटासिड्स के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटासिड। दे आर यूज्ड टू ट्रीट ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, जी बिल्कुल सही। एंटासिड जो है ये एक्चुअली बेसेस होते हैं, बेसेस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgO2, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, जी बिल्कुल सही। और एंटासिड और क्या क्या चीजें होती हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, और NaHCO3, ये सारी चीजें एंटासिड का इस्तेमाल, एंटासिड की तरह एक और दो, बोथ वन एंड टू, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक है, बेसिक बेसिक। तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज, एल्युमिनियम तो खैर इस्तेमाल नहीं करते हम लोग ज्यादा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं NaHCO3 को और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो मेटालिक मेटल है, देखिए मेटल, एल्युमिनियम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर और एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बेस हो सकता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जी बिल्कुल सही। मतलब सोप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे उसे हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं CH3COONA, ये एक तरीके का सोप है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक इतना दूर एसिड से लिया गया है, इतना दूर, और ये सोडियम है, तो यही लिखा गया है यहाँ पे। या ऐसा हो सकता है CH3COO, ये भी हो सकता है, इतना दूर एसिड है, फिर इसके बाद पोटेशियम है, इतना दूर एसिड है, फिर उसके बाद सोडियम है। सोप ऐसा ही होता है।
डिटर्जेंट्स वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर, जी बिल्कुल सही, डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में काम कर लेता है, लेकिन सोप जो है वो काम नहीं कर पाता। हार्ड वाटर कंटेन डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ये भी सही है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि इस तरीके के आयन बनाते हैं, अगर आप इसमें सोप डालेंगे तो ये स्कम बना देता है, स्कम, और फिर इट इज ऑफ नो यूज, तो आप इस्तेमाल क्या करते हैं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। कौन सा सही है सर, 1 2 3 तीनों सही, डी आंसर। एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू सच एज वुंड्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, जी बिल्कुल सही। डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लोर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी सही, 1 और 2 दोनों सही। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे फिनॉल, फिनॉल अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो आप इसे एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यही फिनॉल हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो फिर आप इसे एंटीसेप्टिक नहीं, आप इसे डिसइंफेक्टेंट, आप अपनी जमीन को, फ्लोर को धोने साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में पूछ रहा है। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन, एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कैटेनेशन। क्या होता है कैटेनेशन, कार्बन जो है इस तरीके के बॉन्ड 4 लोगों के साथ बना सकता है, 4 दोस्त हो सकते हैं इसके, 2 हाथ से आप 2 ही लोगों को पकड़ सकते हैं, कार्बन जो है वो 4 लोगों को पकड़ के रख सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे चेन बन जाते हैं कार्बन के, प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। और क्यों करता है, क्योंकि इसके इसकी वैलेंसी जो है 4 है, कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एटम है और इसी वजह से ये कैटेनेशन शो करता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एटम। कुछ भी आप जोड़िए, यहाँ पे H जोड़िए, यहाँ पे OH जोड़िए, कुछ भी जोड़ते जाइए, या तो कार्बन से ऐड होगा या तो किसी न किसी मोनोवैलेंट एटम से ऐड हो जाएगा, ठीक। ये भी सही, ये भी सही, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 2 प्रॉपर्टीज आप कार्बन की हमेशा याद रखें, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट नेचर या टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायमंड में क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन, गलत। डायमंड में सेम प्लेन तो होता ही नहीं है, डायमंड में 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, एंड इट इज ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन की वजह से ये गलत है। हाँ 3, और हर कार्बन 3 से जुड़ा होता है, मतलब कार्बन 3 से जुड़ा होता है, तो कार्बन के जो है चारों हाथ जो है ऑक्यूपाइड, ठीक है, तो हर कार्बन जो है 1 2 3 4 चारों हाथ इसके ऑक्यूपाइड है, तो ये 3 से नहीं सर, 3 नहीं, 4 अदर कार्बन एटम। स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और अगर चारों हाथ भरे हैं मतलब इसका कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, कोई हाथ खाली नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन अगर खाली नहीं है तो ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ही वो चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई खाली ही नहीं है, सब हाथ ऑक्यूपाइड है, मैं कार्बन, मेरे 4 दोस्त बन सकते हैं, मैंने 4 लोगों से दोस्ती कर ली, कोई खाली जगह नहीं है तो अब दोस्ती तो होगी नहीं, कोई खाली जगह नहीं है यानी कोई इलेक्ट्रॉन भी खाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी डायमंड जो है, diamond does not conduct electricity. Why? Because no free electrons. ग्रेफाइट में क्या होता है देखते हैं, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, और यहां जो कार्बन है वो 3 कार्बन प्लस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बना होता है। अब अगर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इसका मतलब यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा। इसीलिए कार्बन से बने हुए दो लोग, कार्बन से ही बने हुए दो लोग, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसके 3 कार्बन दोस्त और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, मूव करता है आराम से और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट ही, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी सही। बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, ये जो चीज लिखी है यहाँ पे, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, इसमें C60 मतलब 60 कार्बन होते हैं। इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग 60 कार्बन। जी बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और एक वेब बना होता है कार्बन, एक वेब बना होता है सर कार्बन का। कार्बन जो है एक वेब में ऐसे ऐसे एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ये है, कितने कार्बन होंगे? कितने कार्बन होंगे इसमें? 60 कार्बन होते हैं। 60 कार्बन, 2 और 3 दोनों सही। सवाल को फिर से देख लें, यहाँ पे गलत है, ये क्यों है बता दिया। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों सही है बता दिया। बकमिंस्टर फ्यूलेरिन, इसे C60 कहते हैं और ये क्या है, कैसा दिखता है बता दिया। 2 और 3 आर करेक्ट। बी। सक्सेसिव, ओके। रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जैसे ही एक सीरीज है, एक परिवार है जिसमें कि हर कोई एक दूसरे से CH2 के डिफरेंस पे है। जैसे जैसे मान लेते हैं CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। और आप इनको अगर देखेंगे गौर से तो हर कोई एक दूसरे से CH2 की दूरी पर है। हर कोई इसमें एक C और H2 अगर हम जोड़ दें तो हमें ये मिलेगा। इसमें C और H2 जोड़ दें तो हमें ये मिलेगा। एक कार्बन जोड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़ा, वही तो हुआ है यहाँ। एक कार्बन जुड़ा है, एक्स्ट्रा कार्बन आया और 2 हाइड्रोजन। यहाँ मैं लिख के भी दिखा, CH2 प्लस CH4 प्लस CH2 क्या हो जाएगा? C2H6। उसी तरीके से C2H6 में CH2 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 2 कार्बन, 1 कार्बन, C3H8। CH2 जोड़ दो, क्या मिलेगा? C4H10। ऐसे सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज, एक दूसरे से CH2 की दूरी पर रहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज रिमेन आइडेंटिकल एज मॉलिक्यूलर मास नहीं सर, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगता है, सिमिलर आइडेंटिकल नहीं रहता। इनका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है, चेंजेस, मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस, डेंसिटी चेंजेस, तो ये प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन आइडेंटिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हैं। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट्स रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होता क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई सामान। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन जो है आपके, एल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है। मान लेते हैं यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो CH4 जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अंडरगो एडिशन कहाँ से होगा सर? एडिशन कैसे हो सकता है? पहले ही 4 सिंगल बॉन्ड है और चारों जगह लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भले हो सकता है। मान लेते हैं क्लोरीन हम लेके आए, इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन बना दिया, तो अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है, C H H H, यहाँ C है। तो कैसा रिएक्शन हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन तो बिल्कुल नहीं होता। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड होते क्या है? अनसैचुरेटेड वो है जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड्स हो। क्या क्या हो सकता है? एल्कीन्स हो सकते हैं, एल्काइन हो सकता है, ठीक है। एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हें जब जलाया जाए, इन्हें जब जलाते हैं तो येलो फ्लेम देता है ये, और ये जो कथन है वो बिल्कुल सही। एल्केन्स जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जी बिल्कुल वही तो किया यहाँ पे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन चढ़ाया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन यहाँ बैठ गया। ये सही है, 2 और 3 सही, बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल
को C2H5OH कहते हैं और इट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। आपको अच्छे से पता है इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल का कॉमन नेम अल्कोहल ही है, कॉमन नेम यही पाया जाता है अल्कोहल में। हीटिंग इथेनॉल विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 K पे अगर इथेनॉल को C2H5OH को छोटा करके बता ही दूं आपको डिटेल, C2H5OH को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट किया जाए कितने पर, 443 K पर, इट रिजल्ट्स इनटू डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन, इथीन बनाता है, ठीक है, C2H2N इथीन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इथेनॉल को अगर आपने एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट किया तो आपका इथीन बनाता है C2H4। दोनों सही, बोथ आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये होता है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो होता है। और क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला मैं भी बताऊं आपको। कार्बोक्सिल ग्रुप CnH2n+1। तो n अगर 1 है, मान लेते हैं n इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा? C1H2 × 1 + 1 मतलब CH3। और अगर इसमें एसिड लगाना है तो इसे COOH से जोड़ देंगे, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस एसिड हो गया। ये इसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बात की गई है। 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। हाँ जी, यही है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को ही अगर 5 to 8%, 5% to 8% का सोल्यूशन है ये, मतलब कि 100 वॉल्यूम वाटर में, 100 ml वाटर में अगर 8 ml तक इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड डाला गया है, उसे ही हम विनेगर कहते हैं। सिरका जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, वही। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज वेरी हाई, मेकिंग इट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जी नहीं, जी नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज वेरी हाई नहीं है, लो है। ये 17 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे नीचे ये फ्रीज होने लगता है, ठीक है। मेकिंग इट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, समर नहीं, विंटर, क्योंकि विंटर्स में आपको पता है कि 17 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा और ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। तो ये गलत है, ये सही है। एक और दो सही, बाकी सब AC। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अच्छा, एक ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन सही होगा। ओनली वन एंड ठीक है, ये सही। ए है, ए। ईस्टर्स, ध्यान से देखें, आखिरी सवाल है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। ईस्टरिफिकेशन, पहले इसको देखते हैं। ईस्टर्स आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। मान लेते हैं एक एसिड है CH3COOH प्लस एक अल्कोहल है C2H5OH। इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो ऐसा कुछ बनता है। CH3, ये जो CH3 है आपका, ये जो CH3 है ये रहेगा, ये COO भी रहेगा, और ये जो H है और ये OH है, ये पानी बन के अलग हो जाएगा। जब पानी बन के H2O अलग हो गया और बचा क्या यहाँ पे? बचा ये वाला CH3COO और यहाँ पे C2H5। यही होता है आपका ईस्टर। ईस्टर बहुत अच्छा स्मेल देता है, ये फ्रूटी स्वीट स्मेल होता है, इसीलिए इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसे परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किसी चीज को कुछ अच्छी खुशबू देनी है, वहां पे ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। Esters are formed by reaction of acid and alcohol, yes, and this is known as esterification. तो ये सही। The reaction of ester with sodium hydroxide, अब ईस्टर बन गया सर, ईस्टर बन गया, अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए CH3COO C2H5, यही तो है, हाँ। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं NaOH2 के साथ, तो गिव बैक द अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो बाहर निकल जाएगा, C2H5OH, और यहाँ पे क्या बनता है?
एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्या था आपका, ये था। अब इस एसिड का COON, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, और यही सर आपका सोप है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, इसी प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों ही सही है और आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जो चीजें पढ़ी वो आपने समझ ली हैं, और ये 4 बिंदुओं पर बेस्ड थी पूरी क्लास आज की। इसको आप नोट कर ले, बहुत जरूरी, स्टरीफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। 4 बिंदुओं पर हमारी क्लास आज की बेस्ड थी। कौन कौन सी चीजों पर? सबसे पहला था एसिड एंड बेस, दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल, तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि फूड में, मेडिसिन में और मिनरल्स में केमिस्ट्री का क्या रोल है, दूसरा बेसिक हाइड्रोकार्बन, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, ये सारी चीजें मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे सोप कैसे बनता है, ईस्टर कैसे बनता है, ये सारी चीजें। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा समझा। ये क्लास आपके लिए जरूरी थी। आपने अगर इसको अच्छे से देखा है, कुछ चीजें नोट की हैं, तो आपके एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।